हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद इंजीनियर सुहेल में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो साथियों, आज हम यूपीएसआई का, जो आप सभी लोग दोस्तों कमेंट कर रहे थे कि सर यूपीएसआई की जीएस और जीके और आपकी मूल विधि, ठीक है, इसकी आप सर प्रीवियस ईयर लेकर आइए। तो दोस्तों, ये उसी की प्रीवियस ईयर है आपकी यूपीएसआई की सामान्य अध्ययन एवं मूल विधि की। दोस्तों क्या है आपकी प्रीवियस ईयर की, जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था, ये उसी का आपका भाग है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं हम कौन कौन से क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए थे। ठीक है, तो सभी लोगों से दोस्तों एक रिक्वेस्ट, आप सभी लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों यूट्यूब चैनल है ये हमारा, और दोस्तों शेयर जरूर कर दें। और दोस्तों इसकी पीडीएफ अगर किसी को चाहिए दोस्तों, तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर दोस्तों आप टेलीग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ भी आसानी से अवेलेबल, हम अभी 1 घंटे में दोस्तों आपकी पीडीएफ डलवा देंगे, आप वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है, देखिए यहाँ लिख भी रखा है दोस्तों मैंने, पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो क्या पाठ है दोस्तों आपका सामान्य ज्ञान एवं मूल विधि वाला। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता ही होगा कि आपके दोस्तों 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं, और आपका हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहता है, 2.5 मार्क्स का। तो उस हिसाब से दोस्तों आपके 100 मार्क्स का दोस्तों ये वाला पोर्शन भी आपका हो जाता है सामान्य अध्ययन एवं मूल विधि का। तो देखते हैं क्वेश्चन हमारे किस प्रकार से आए थे। चलिए साथियों, पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने रहा ये। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है आपका, अधिनियम की धारा 72 का विषय है। अब बताइए, अधिनियम धारा जो 72 है आपका दोस्तों, उसका विषय क्या है। मंजली गाड़ी परमिट दिया जाना, या फिर दावा अधिकारी का अधिनिर्णय, खतरनाक तरीके से मोटरयान चलाना या मोटरसाइकिल, कुछ भी गाड़ी वगैरह कार वगैरह खतरनाक तरीके से चलाना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो अधिनियम की धारा 72 है साथियों आपकी, तो उसका विषय है दोस्तों आपका मंजली गाड़ी परमिटों का दिया जाना। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्या होगा, मंजली गाड़ी परमिट का दिया जाना। और दोस्तों आपका जो मोटरयान अधिनियम था दोस्तों, वो 1988 के अध्याय 5 में परिवहन या फिर यानों का नियंत्रण के धारा 72 में मंजली गाड़ी परमिटों का दिया जाना संबंधी विषय का उल्लेख करता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात सभी को। चलिए, मोटरयान दोस्तों मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ, यहाँ पर मूल विधि की क्लास वगैरह चल रही हैं आपकी, तो आप यहाँ जुड़ जाइए हमारे चैनल से, आपको हर एक चीज़ दोस्तों वहाँ पर आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करें साथियों आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 48वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा। ठीक है, 48वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, अमोल पालेकर, कसी नाथुनी, या फिर आशुतोष गोवरीकर, या फिर विनोद खन्ना। तो दोस्तों ये आपका 48वां दादी साहब फाल्के पुरस्कार है दोस्तों, वो आपका दिया जाएगा कसी नथुनी विश्वनाथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी, इनका पूरा नाम क्या है, कसी नथुनी विश्वनाथ इनका पूरा नाम है। ठीक है, कसु नथुनी विश्वनाथ इनका क्या है दोस्तों, पूरा नाम है। तो आप इस चीज़ को दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, वर्ष 2017 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा। वर्ष 2017 का, देखिए ये 2017 का पेपर है दोस्तों आपका, और ये दिसंबर में दोस्तों आपका पेपर हुआ था। तो दोस्तों देखिए आपसे करंट अफेयर पूछा जा रहा है 2017 का ही। ठीक है, तो ये उस टाइम का दोस्तों पेपर है, तो उसी साल का दोस्तों देखिए करंट अफेयर आपका पूछा जा रहा है। वर्ष 2017 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। किसे किया गया दोस्तों, साइना नेहवाल एवं सुशील कुमार, पूनम यादव एवं मनोज कुमार, या फिर देवेंद्र झाझरिया एवं सरदार सिंह, या फिर रोहित शर्मा एवं पीवी सिंधु। तो सभी लोग बताइए दोस्तों किसे दिया गया दोस्तों ये। तो दोस्तों ये दिया गया था आपका ऑप्शन नंबर सी, देवेंद्र झाझरिया एवं सरदार सिंह को। ठीक है, देवेंद्र झाझरिया एवं सरदार सिंह को दोस्तों दिया गया था। ठीक है, अब आपके जो देवेंद्र झाझरिया थे दोस्तों, तो ये देवेंद्र झाझरिया दोस्तों जो थे, ये किससे आपके मतलब किस खेल से दोस्तों आते थे। तो ये दोस्तों आते थे आपके पैरा एथलेटिक्स। ठीक है, ये आते थे दोस्तों को पैरा एथलेटिक्स। ठीक है, एथलेटिक्स। ठीक है, एवं सरदार सिंह दोस्तों जो बचे आपके, ये किससे संबंधित थे। तो दोस्तों ये संबंधित थे आपके हॉकी से।
ठीक है, इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे। आपका करंट अफेयर दोस्तों इस 2021 से रिलेटेड आएगा, तो आपके भी क्वेश्चन इसी प्रकार से दोस्तों आने हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गन आइलैंड नामक पुस्तक के लेखक हैं, कौन है दोस्तों गन आइलैंड नामक पुस्तक के लेखक? तो दोस्तों सभी लोग जल्दी से बताइए कमेंट में कौन है। अमिताभ घोष हैं, या फिर संदीप डोबरियाल हैं, लारा प्रेस्कॉट हैं, या फिर अनुपम खेर हैं? तो गन आइलैंड नामक पुस्तक के दोस्तों लेखक थे आपके अमिताभ घोष। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कहा है वो बिल्कुल सही है, और जिसकी गलती हो रही है तो अगली बार गलती नहीं होना चाहिए, गलती से ही आपके क्वेश्चन क्लियर होंगे। अब दोस्तों जैसे मैं ये करवा रहा हूँ तो 40 क्वेश्चन ये बिल्कुल दोस्तों आपके क्लियर हो जाएंगे, और आपके एग्जाम में अगर कभी भी दोस्तों ये आते हैं तब आप उसे गलत नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इनमें से कौन गर्म धारा है? ठीक है, कनारी धारा, लेब्राडोर धारा, ब्राज़ील धारा, या फिर फॉकलैंड धारा? इनमें से कौन आपकी जो है गर्म धारा है? तो सभी लोग दोस्तों इसको आंसर जल्दी से करिए। तो दोस्तों इनमें से अगर गर्म धारा की बात करें दोस्तों तो वो हो जाती है आपकी ब्राज़ील धारा। ठीक है, तो ब्राज़ील धारा दोस्तों जो है ना आपकी, वो क्या है दोस्तों, आपकी अटलांटिक महासागर के तट पर प्रभावित होने वाली है। ठीक है, ये कहाँ होती है दोस्तों? अटलांटिक महासागर। ठीक है, अटलांटिक महासागर के तट पर दोस्तों क्या होती है? प्रवाहित होती है आपकी। ठीक है, अटलांटिक महासागर के तट पर प्रभावित होने वाली ये गर्म धारा है। और दोस्तों जो बची आपकी कौन कौन सी? फॉकलैंड, और आपकी लेब्राडोर, और आपकी कनारी धारा। तो दोस्तों ये कैसी हैं दोस्तों? ये तीनों जो है ना आपकी, ये तीनों दोस्तों कैसी हैं? आपकी ठंडी धाराएं हैं। ठीक है, ये तीनों दोस्तों कैसी हैं? आपकी ठंडी धाराएं हैं। क्लियर सभी को? चलिए आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? स्वर्ण कहा जाता था, या फिर निस्क, या फिर दिनार, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो आपके गुप्त काल था दोस्तों, तो उसमें स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था आपका दिनार। ऑप्शन नंबर दोस्तों होगा आपका सी बिल्कुल राइट आंसर। क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। ठीक है, और रजत सिक्कों को गुप्त काल में कहा जाता था दोस्तों आपका रूपक। ठीक है, रूपक कहा जाता था किसको दोस्तों? रजत सिक्कों को गुप्त काल में क्या कहा जाता था दोस्तों? रूपक। ठीक है, हम एक एक चीज़ देखते चलेंगे, इससे जो भी रिलेटेड होगी हम उसको एक बार डिस्कस करते हुए चलेंगे। और सिक्के जारी करने वाला दोस्तों, अगर सिक्के की बात आई तो प्रथम शासक दोस्तों कौन था? ठीक है, प्रथम गुप्त शासक दोस्तों कौन था? तो वो था दोस्तों आपका चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य था। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था? एस सेन था, ताराचंद्र था, या पीटर मुंडी था, या बीडी सावरकर थे? तो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी जो इतिहासकार था साथियों आपका, वो थे दोस्तों आपके एस.एन. सेन। ठीक है, एस.एन. सेन, जिन्हें हम कहते थे दोस्तों सुरेंद्र सेन। ठीक है, या सुरेंद्र नाथ सेन। क्या कहते थे जिन्हें हम दोस्तों? सुरेंद्र नाथ सेन। ठीक है, सुरेंद्र नाथ सेन थे, जिनकी पुस्तक 1857, इनकी एक पुस्तक थी दोस्तों सुरेंद्र नाथ सेन की। उस पुस्तक का नाम क्या था दोस्तों? 1857। ठीक है, उस पुस्तक का ही नाम था दोस्तों आपका 1857। आप कुछ और मत समझ लेना। क्लियर है? तो जो 1857 इनकी पुस्तक थी दोस्तों, उसका जो प्रकाशित दोस्तों कब हुई? तो दोस्तों जो 1857 जो पुस्तक थी दोस्तों वो प्रकाशित हुई थी आपकी 1957 में। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं आपसे। तो इस क्वेश्चन से जुड़ी हुई जो जानकारी थी आपको मैंने प्रोवाइड करवा दी है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे हम लोग डिस्कस करते हैं ऐसे ही बहुत अच्छी तरीके से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है दोस्तों? भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? क्या है क्वेश्चन? भारतीय जागृति का जनक किसे कहा गया है या कहा जाता था? ठीक है, तो कौन थे दोस्तों? दयानंद सरस्वती थे, राजा राम मोहन राय जी थे, विवेकानंद, या फिर इनमें से कोई भी नहीं था। ठीक है, कौन था भारतीय जागृति का जनक? सभी लोग ऑप्शन पहले जल्दी से कमेंट में देने की कोशिश कीजिए, उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों कौन थे भारतीय पुनर्जागरण या फिर भारतीय जागृति का जनक किसे कहा गया है दोस्तों? आपका राजा राम मोहन राय जी को भारतीय जागृति का जनक कहा गया है। ठीक है, और इन्हें कई और नामों से भी जानते हैं, जैसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कह सकते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कह सकते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कह सकते हैं, और इन्हें आधुनिक भारत का
पिता तथा नव भारत का तारा भी कहा गया है। ठीक है, तो ये सभी नाम दोस्तों आप लोग याद रखेंगे, राजा राम मोहन राय से रिलेटेड हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, किसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है। तो सभी लोग बताइए किसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है दोस्तों आपका। जल्दी से दोस्तों कमेंट में आंसर दीजिए, आप लोग सभी लोग जल्दी से बताइए किसके कारण होता है दोस्तों आपका। तो दोस्तों इसका ऑप्शन होगा बी, लाइकोपीन के द्वारा जो है टमाटर का रंग दोस्तों आपको क्या होता है, लाल दिखाई देता है। और जो दोस्तों लाइकोपीन जो होता है ना दोस्तों, ये क्या है, एक कैरोटीन तथा कैरोनाइड वर्णक है। ठीक है, ये क्या है, एक कैरोटीन, क्या है दोस्तों, कैरोटीन और क्या है, कैरोटीनॉयड वर्णक है। ठीक है, कैरोटीनॉयड क्या है, वर्णक है आपका। क्लियर है सभी को इतनी बात। चलिए दोस्तों आगे हम लोग से डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप सभी को दोस्तों हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो सभी लोग दोस्तों एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, और इस वीडियो को लाइक करके आगे सभी अपने मित्रों दोस्तों तक शेयर कर दें। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्या है, विश्व मधुमेह दिवस किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, 14 नवंबर को, 14 सितंबर को, 14 फरवरी को, या फिर कौन सा ऑप्शन है आपका, 14 मई को। तो सभी लोग बता दीजिए कि विश्व मधुमेह दिवस किस दिन मनाया जाता है आपका। तो दोस्तों मनाया जाता है आपका 14 नवंबर को। क्लियर है सभी को, 14 नवंबर को ही आपका विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है हर साल। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। विश्व में, यहाँ बात हो रही है साथियों आपकी विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो विश्व की अगर बात हो रही है दोस्तों तो वो हैं दोस्तों आपके विश्व में N.E. बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन ई बोरलॉग इनका पूरा नाम है। ठीक है, तो ये होगा दोस्तों आपके विश्व में हरित क्रांति के जनक। अगर यही दोस्तों आपसे पूछ लेता वो कि भारत में बताइए कौन है आपके हरित क्रांति के जनक, तो भारत में दोस्तों कौन है आपके MS स्वामीनाथन जी। ये कहाँ के हैं दोस्तों, इंडिया के हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जानकारी आप तक प्रोवाइड करवा दी है मैंने। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति के जनक और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन्हें माना जाता है। और इन्हें जो है ना दोस्तों वर्ष 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, 1970 में इन्हें क्या दिया गया था, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है। तो भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या आप सभी लोग बताइए कितनी है साथियों। तो भारत में जो उच्च न्यायालय हैं दोस्तों उनकी संख्या है दोस्तों 25। ठीक है, क्लियर है सभी को, बता दीजिए सभी लोगों को क्लियर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली है, मतलब कितने वर्ष की आयु उसने पूर्ण कर ली है, या किस वर्ष आयु के बाद आप पंचायत का चुनाव लड़ सकते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सभी लोगों ने, मुझे उम्मीद है सभी ने सही दिया होगा दोस्तों, तो है दोस्तों आपका 21 वर्ष की आयु के बाद। ठीक है, तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद आपका 243 का चा है ना दोस्तों, 243 का चा का 1। ठीक है, तो क्या है, इसके अनुसार कोई व्यक्ति पंचायत चुनाव लड़ सकता है यदि उसने दोस्तों आपकी 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है। ठीक है, 243 के चा के फर्स्ट के अनुसार या अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो मोतीलाल नेहरू एक क्या है, बाल संग्रहालय है। आपसे पूछा है कि वो कहाँ या किस शहर में स्थित है, लखनऊ में है, बरेली में है, इलाहाबाद में है आपका, या फिर कहाँ होगा आपका, रामपुर। ठीक है, या फिर कौन सा ऑप्शन है, रामपुर। तो दोस्तों कहाँ है आपका मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, तो दोस्तों वो है आपका मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में। ठीक है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ है आपका, लखनऊ में है। और दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी साथियों आपकी 1957 में। ठीक है, और किसने की थी, मोतीलाल नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा किया गया। ठीक है, इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया, मोतीलाल नेहरू ट्रस्ट द्वारा किया गया था। ठीक है, मोतीलाल नेहरू ट्रस्ट द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, भारत के गणतंत्र की परेड में शामिल होने वाली पहली विदेशी सेना कौन थी। जो भारत के गणतंत्र की परेड में शामिल हुई थी तो कौन सी विदेशी सेना थी दोस्तों, थी आपकी फ्रेंच की विदेशी सेना। ठीक है,
और ये किस गणतंत्र के दौरान आए थे दोस्तों? ये आए थे दोस्तों आपकी 67वें गणतंत्र दिवस समारोह में होने वाली परेड में। जो फ्रांसीसी सेना की इनके कम से कम 76 सदस्य थे दोस्तों, जिन्होंने दस्ते ने अपने मिलिट्री बैंड के 48 संगीतकारों के साथ भाग लिया था। ठीक है, कितने संगीतकारों के साथ? 48 संगीतकारों के साथ दोस्तों क्या लिया था इन्होंने? भाग लिया था 76 सदस्यीय दस्ते ने। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं WHO का मुख्यालय कहाँ है। अगर आप सभी मेरी क्लास देखते हैं दोस्तों तो इसका आंसर मैं मानता हूँ कि 100% आना चाहिए। इसका आंसर 100% आना चाहिए, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें आपको करवा चुका हूँ, विश्व संगठन मुख्यालय वगैरह और आपके पड़ोसी देश वगैरह दोस्तों मैं आपके करवा चुका हूँ, और उम्मीद करता हूँ आप सभी इसका आंसर मुझे राइट देंगे। WHO का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो WHO का मुख्यालय दोस्तों आपका होगा जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, कहाँ होगा? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। और दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी WHO की? तो दोस्तों आपकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल, इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना आपकी हुई थी, या विश्व स्वास्थ्य संगठन की आपकी मुख्यालय है आपका जेनेवा में, और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। क्लियर है? चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त आपके सामने ये रहा। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में जो XP होता है ना, XP, तो इसने पूछा है कि इस XP का दोस्तों क्या अर्थ है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में दोस्तों जो XP होता है आप सभी को पता होगा, तो इसने पूछा है कि XP का अर्थ क्या है। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, ठीक है, XP ने एक्स्ट्रा प्रोडक्ट क्या दे दी, इन्हें फुल फॉर्म दे दी XP की। ठीक है, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, एक्सपीरियंस, एंटी प्रोडक्ट, या फिर एक्स्ट्रा पावर। तो दोस्तों इसका आंसर आप सभी लोग मुझे बताइए क्या होगा। इसका ऑप्शन बताइए सभी लोग, क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों ये विंडोज जो है ना XP, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, दोस्तों ऑपरेटिंग क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये दोस्तों क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे वर्ष 2001 में शुरू किया गया था। इसे कब शुरू किया गया था? वर्ष 2001 में शुरू किया गया था। और विंडोज XP का अर्थ दोस्तों होता है आपका एक्सपीरियंस। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। क्लियर है सभी को? चलिए दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। 18वां, कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़ा नियोजक क्षेत्र है? कौन सा क्षेत्र जो है दोस्तों आपका वो भारत में सबसे बड़ा नियोजक क्षेत्र है? तो दोस्तों कौन सा होगा आपका भारत में सबसे बड़ा नियोजक क्षेत्र? तो दोस्तों वो होगा आपका भारतीय रेलवे। ठीक है, और दोस्तों एक बात और बता देता हूँ मोटी मोटी, आप एक बात और याद रखिएगा, जो भारतीय रेल है ना दोस्तों आपकी इंडियन रेलवे जो है वो एशिया की सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। ठीक है, एशिया का आपका सबसे बड़ा रेल नेटवर्क क्या है? इंडियन रेलवे। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। ठीक है, ठीक है, क्लियर इतनी बात सभी को? तो यहाँ से जो क्वेश्चन से हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। सभी लोग दोस्तों थम्स अप कर दीजिए, एक बार वीडियो में लाइक कर दीजिए सभी लोग वीडियो को। चलिए दोस्तों आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेखांशों की देशांतरों के बीच समय का क्या अंतर होता है? ठीक है, रेखांशों या देशांतरों के बीच समय का क्या अंतर होता है? 2 मिनट 4 सेकंड का, 4 सेकंड का, 4 मिनट का, या फिर 4 मिनट 2 सेकंड का? तो दोस्तों इसका ऑप्शन होगा आपका 4 मिनट। क्या होगा दोस्तों? 4 मिनट। और 4 मिनट किसके दोस्तों बराबर होता है? 1 डिग्री बराबर दोस्तों होता है आपका 4 मिनट। क्लियर मेरी बात सभी को? चलिए दोस्तों आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है आपका, कोयले के निम्न प्रकारों में से किसमें 90% कार्बन होता है और वह धुआं रहित है? पीट में, बिटुमिनस कोयले में, भूरा कोयला, या फिर एंथ्रासाइट में? किस में होता है दोस्तों आपका कोयले के निम्न प्रकारों में से 90% कार्बन किस में होता है? तो दोस्तों होता है आपका एंथ्रासाइट में। ठीक है, एंथ्रासाइट में दोस्तों आपका होता है। चलिए दोस्तों आगे हम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं सभी। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन भी देख लीजिए आप लोग। मृत्युदंड विरले में विरलतम अपराधों में ही दिया जाना चाहिए, अभी निर्धारित किया गया था। किस केस के दौरान कहा गया था कि जो मृत्युदंड है वो गंभीर मामलों में ही दिया जाना चाहिए? ठीक है, विरले विरलतम मतलब क्या है? गंभीर मामलों में या संदिग्ध केस में आपके दिए जाना चाहिए। किस केस में जो बात उठी थी? बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य में, या फिर रमेश्वर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में, या फिर टी.वी. वाथेश्वरन बनाम तमिलनाडु राज्य में, या उत्तर प्रदेश बनाम M.K. एंथोनी में? तो दोस्तों ये बात आपकी किस में आई थी? आपकी ये तो आई थी आपकी बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य में। ठीक है, क्लियर है मेरी बात सभी को? चलिए दोस्तों, और ये केस आप लोग बहुत ज़रूर दोस्तों याद रखेंगे। ये केस आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है। मैं 1 क्लास और ले चुका हूँ।
वहाँ भी आपको केस मैं बता चुका हूँ, वो क्लास मैंने ली थी दोस्तों मूल विधि प्रैक्टिस सेट की, ठीक है। तो उसमें भी आप लोग वो भी देख लीजिए, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, मूल विधि प्रैक्टिस सेट भी आप देख लीजिए दोस्तों। हिंदी का प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है और आज जीएस का भी हम लेकर आ गए हैं। अगले दिन या हम कल परसों से दोस्तों रीजनिंग और मैथ का भी लेकर आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका, आईपीसी की किस धारा में दहेज मृत्यु संबंधी विधि अंतर्विष्ट है? धारा 304 खा, 304, 299 या फिर धारा 302 में? किस में है दोस्तों आपका? 304 के खा में है आईपीसी की धारा दहेज मृत्यु संबंधी, ठीक है, 304 के खा में। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, आईपीसी की किस धारा में फिरौती व्यपहरण का उपबंध है? धारा 364, 362, 363 का ए, धारा 364 का। तो आपकी जो फिरौती दोस्तों है वो किस में आती है दोस्तों? वो आती है 364 के का में, ठीक है। भारतीय दंड संहिता की धारा 364 के का में फिरौती के लिए व्यवहार का उपबंध किया गया है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों डिस्कस करते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। किस वाद में लैंगिक उत्पीड़न के शमन के लिए उच्चतम न्यायालय ने महत्वपूर्ण मार्गदर्शन सिद्धांत दिए हैं? विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, चेयरमैन रेलवे बोर्ड बनाम चंद्रिका दास, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य, या फिर इनमें से कोई भी नहीं केस है, ठीक है। तो सभी लोग बताइए क्या होगा दोस्तों इसका होगा दोस्तों विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर है दोस्तों बिल्कुल आपका राइट आंसर है, ठीक है, बिल्कुल आपका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, 25वां क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्या कहता है आपका, भारतीय दंड संहिता में चोरी परिभाषित है? सेक्शन 378, सेक्शन 391, सेक्शन 380, सेक्शन 396। जो भारतीय दंड संहिता है उसमें चोरी परिभाषित है, किस में है दोस्तों? चोरी का किस धारा में दोस्तों दिया गया है आपको? तो भारतीय दंड संहिता में चोरी दोस्तों ना जो है ना आपकी वो है सेक्शन 378 में, ठीक है। और 390 में दोस्तों अगर मैं बताऊं आपको तो 390 में दोस्तों क्या है आपकी लूट है, ठीक है। क्या है 390 में दोस्तों? लूट है आपकी, क्लियर है। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पहले ही आपके सामने रख दिया, तो सभी बता देंगे भारतीय दंड संहिता में लूट किस में परिभाषित है? 390 में, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। डकैती का अपराध करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? निम्न में से क्या आवश्यक है डकैती का अपराध करने के लिए? चोरी आवश्यक है, उद्दापन आवश्यक है, या फिर छल, या फिर चोरी या उद्दापन? तो दोस्तों अगर इसकी बात करूं मैं आपकी चोरी की दोस्तों अगर बात की जाए तो दोस्तों क्वेश्चन एक बार और पढ़ लेता हूं मैं, कुछ गलत बोल दिया क्या मैंने? डकैती का अपराध करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? और इससे पहले क्वेश्चन क्या था? भारतीय दंड संहिता में लूट परिभाषित है, तो दोस्तों लूट आपकी परिभाषित है यहाँ पर 390 में, ठीक है। लूट आपकी परिभाषित क्या थी? 390 में। और एक क्वेश्चन ये मैंने बताया आपको, भारतीय दंड संहिता में चोरी किस में परिभाषित है दोस्तों? तो चोरी जो है आपकी वो है 378 में, ठीक है। एक बार मैंने सोचा बता दूं, कन्फ्यूजन ना आपको हो जाए, ठीक है। तो डकैती का अपराध करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है दोस्तों? चोरी या फिर उद्दापन, दोनों ही चीज़ें दोस्तों आवश्यक हैं डकैती करने के लिए, ठीक है। और दोस्तों भारतीय दंड संहिता की धारा 351 में जो है डकैती को परिभाषित किया गया है, इतनी बात भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए साथियों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। राम गुस्से में, जो एक बंदा है राम, वो गुस्से में राहुल को मारने का प्रयास करता है या प्रयत्न करता है। राहुल को ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आईपीसी की किस धारा में होगा? ठीक है, आईपीसी की किस धारा में होगा? सभी लोग एक बार जल्दी से बता दीजिए किस में होगा दोस्तों? धारा 97, धारा 98, धारा 100 या धारा 96? तो दोस्तों इसका ऑप्शन होगा धारा 97 में, ठीक है। किस में होगा साथियों? आपका धारा 97 में होगा। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा? लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य, आपराधिक अत्याचार को रोकने में, जंगम संपत्ति की रक्षा में, या फिर सभी हैं, ठीक है। तो किस मामले में दोस्तों आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा? लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य में, ठीक है। इसमें क्या है आपका? आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। चलिए दोस्तों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एक बार। क्या है? आत्मरक्षा का अधिकार है अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा, और दूसरे के शरीर की प्रतिरक्षा, चोरी लूट आदि अपराध से, या फिर सभी। जो आत्मरक्षा का दोस्तों अधिकार है ना, वो उपरोक्त सभी में आ जाता है साथियों, ठीक है।
सभी में आप अपनी आत्मरक्षा के लिए लड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय है। किस में दंडनीय है दोस्तों? भारतीय दंड संहिता आईपीसी में, सीआरपीसी में, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो महिला की जो लज्जा भंग करने संबंधी हमला है दोस्तों, वो आपका किस में दिया गया है दोस्तों? वो दिया गया है आपका भारतीय दंड संहिता में। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किससे संबंधित है? शरीर से, संपत्ति से, ए और बी दोनों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 32 को आप सभी लोग जल्दी से बताइए किससे संबंधित है दोस्तों? तो दोस्तों वो आ जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों से, शरीर से भी और आपका संपत्ति से भी। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। आईपीसी की धारा 376 इनमें से किससे संबंधित है? दहेज मृत्यु से, बलात्कार से, हत्या से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप क्या कह रहे हैं? भारतीय दंड संहिता की धारा 376। तो दोस्तों 376 आपकी संबंधित है बलात्कार या फिर रेप से। ठीक है, बलात्कार या फिर रेप से आपकी संबंधित है धारा 376। क्लियर है सभी को? चलिए दोस्तों आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आईपीसी की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है? धारा 120 का 121, 154, 159। तो दोस्तों जो आपका है ना भारत की दंड संहिता के किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र, तो दोस्तों वो आ जाता है आपका धारा 120 के का में। ठीक है, धारा 120 के का में दोस्तों आपका आ जाता है। चलिए आगे दोस्तों क्वेश्चन है आपका, आईपीसी की किस धारा में दंगा को परिभाषित किया गया है? दंगा को दोस्तों हम लोग बोल देते हैं एफरे। ठीक है, दंगे को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? एफरे बोल देते हैं। तो दोस्तों ये है आपका किस धारा को परिभाषित किया गया है? धारा 161, 160, 148। तो दोस्तों इसका ऑप्शन होगा आपका धारा 159 में दोस्तों दंगा को परिभाषित किया गया है। ठीक है, दंगा किस में आता है? 159 में। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं आसानी से। चलिए दोस्तों आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी भारतीय दंड संहिता की धारा भारतीय संविधान की धारा 14 व 21 के अधीन असंवैधानिक करार दी गई है? कौन सी धारा है दोस्तों आपकी? 301, 303, 306 या फिर 314। तो दोस्तों वो है आपकी 303। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को इस आधार पर दोस्तों आपका असंवैधानिक घोषित किया कि यह धारा जो है ना संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 21 के द्वारा प्रदत्त समानता तथा जीवन एवं स्वाधान या स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन करती है। किस केस में दोस्तों? केस याद रखेंगे आप लोग। केस का नाम था दोस्तों आपका मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य। ठीक है, बनाम पंजाब राज्य। ठीक है, केस आप लोगों को याद होने जरूरी है दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 डिस्कस करते हैं। छल की सजा। ठीक है, छल की सजा का संबंध निम्न में से आईपीसी की किस धारा में है? 415 में, 417 में, 416 या फिर नन ऑफ दीज या इनमें से कोई नहीं। तो जो छल वाली बात है दोस्तों वो किस में कही गई है? ऑप्शन नंबर बी 417 में आती है दोस्तों। ठीक है, चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 38 दोस्तों क्या कहता है? क्या कहता है? निम्न में से कौन सा अपराध जिसकी तैयारी आईपीसी में दंडनीय है? ठीक है, किसकी तैयारी दंडनीय है दोस्तों? भारत सरकार के विरुद्ध जो युद्ध छेड़ना है इसकी तैयारी क्या है? दंडनीय है। और इसी में दोस्तों क्या मुकदमा चलता है? देशद्रोह का दोस्तों मुकदमा चलता है। ठीक है, देशद्रोह का दोस्तों मुकदमा आपका चलता है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना। अगर आप अपने राज्य अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं दोस्तों तो इसके लिए क्या होता है? भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का आप लोग काम कर रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं वहीं युद्ध छिड़वा रहे हैं, तो दोस्तों ये बहुत बड़ा आपका अपराध है और इसे देशद्रोह में घोषित किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। 39 क्वेश्चन क्या है दोस्तों? आत्महत्या करने के लिए अबेंडमेंट। ठीक है, अबेंडमेंट को दोस्तों हम लोग बोलते हैं दुष्प्रेरण। ठीक है, दुष्प्रेरण। क्लियर है सभी को? अबेंडमेंट की सजा का प्रावधान आईपीसी किस धारा में किया गया है? तो किस धारा में किया गया है? 306, 307, 308, 309। किस में किया गया है दोस्तों? सभी लोग बताएंगे किस में किया गया है? 306 में किया गया है। ठीक है, आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण की सजा का प्रावधान आईपीसी की धारा 306 में किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन दोस्तों आज का, आईपीसी की धारा 320 में गहरी चोट में
कितने प्रकार की चोटों को सम्मिलित किया गया है। तो कितने प्रकार की चोट है, 5, 6, 7, 8, कितने प्रकार की चोट होती हैं दोस्तों? दोस्तों होती हैं आपकी 8 प्रकार की चोट। ठीक है, क्लियर है मेरी बात सभी को? सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक जरूर कर दें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आपकी फैमिली है दोस्तों, आप इसको जितना चाहें उतना बढ़ाइए। ठीक है, और दोस्तों आप सभी का थैंक यू दोस्तों, आपने वीडियो एंड तक देखी है साथियों, तो बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, आप सभी का थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप अपना प्यार दोस्तों ज़रूर दिखाएं साथियों, हमेशा दोस्तों आप अपना प्यार दिखाते हैं, जैसे वैसे ही प्यार दिखाएं दोस्तों। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर जरूर कर दें। चलिए दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लेलिस्ट दोस्तों मैंने बना रखी है आपकी प्रीवियस ईयर की, तो आप एक बार चैनल में जाकर दोस्तों प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।